अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। सबसे पहले मैं आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जमात 10वीं के लिए नेक ख्वाहिशात। आप सभी जानते हैं कि जमात 10वीं में हिंदी मराठी के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए हैं और हमने पूरा साल आपके लिए रहनुमाई फरमाई है, बहुत सारे गाइडेंस लेक्चर लिए हैं। इस साल हमने एक नई कोशिश की है और उसमें हमारे प्लान में हमने ऐड किया है कि लाइव सेशन भी हम इसके अंदर लेंगे ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे नवनीत 2023 के आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व करना है, बच्चों के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे प्लान हमने ऐड किए हैं ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और आज का हमारा टॉपिक है कि मनसूबाबंदी किस तरह से की जाए, स्टडी प्लान किस तरह से किया जाए। तमाम सब्जेक्ट का आपको स्टडी प्लान बनाना है और उस पर अमल करना है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हिंदी और मराठी की ख़ास तौर से। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस साल जमात 10वीं में हिंदी मराठी में फ़ेल होने वाले तलबा की तादाद बनिस्बत पिछले साल से ज़्यादा है। इसलिए बच्चों को मैं हमेशा मनसूबाबंदी की तरफ लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मनसूबाबंदी जो है वो कामयाबी निस्फ कामयाबी है। प्लानिंग इज़ द हाफ विक्टोरी ऐसा कहा जाता है, वो इसी की वजह से। अज़ीज़ तलबा और प्यारे बच्चों, मनसूबाबंदी करने की वजह से आपको चलना बिल्कुल आसान होगा, अपना टारगेट आप फिक्स करेंगे। बग़ैर मनसूबाबंदी के आपकी कामयाबी का हम कुछ सहरा किसको नहीं दे सकते हैं और कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं। हमको हमारे दीन इस्लाम ने एक उसूलों के मुताबिक चलना सिखाया है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज ही ले लो, अगर नमाज हमारी थोड़ी फौत हो जाए, इधर उधर वक्त हो जाए, तो हमारी जमात चले जाती है और हमारा सवाब कम हो जाता है। जमात के साथ वक्त पर नमाज पढ़ने का 27 दर्जे ज़्यादा सवाब है, जबकि अकेले में कम है। यानी इस्लाम खुद हमें समझाता है कि वक्त की पाबंदी का एहतमाम करो, उसकी पाबंदी करो। लिहाजा मनसूबाबंदी जो है वो हमारी निस्फ कामयाबी है। इसलिए इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल मराठी और हिंदी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए और किस इलाके के फेल हुए। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ उर्दू मीडियम के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। मराठी मीडियम का अलग रेशियो है और हमारे उर्दू मीडियम का अलग है। जैसे मुंबई, कल्याण और थाने, सिंधुदुर्ग ऐसे इलाके जहाँ का मुस्लिम इलाका जिनका ताल्लुक मराठी लोगों से नहीं है, उनके कानों पर या उनके ज़ुबान से मराठी उनको सुनने को बोलने को नहीं मिलती है, ऐसे इलाकों के बच्चे हिंदी मराठी में ज़्यादा फेल हुए हैं। जबकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिन इलाकों में मराठी का ताल्लुक है और जिन बच्चों ने स्टडी किए हैं मराठी में, उनको उर्दू जो अपनी मादरी ज़ुबान है वो लैंग्वेज से भी ज़्यादा हिंदी मराठी में उनको मार्क्स मिले हैं और उन्होंने स्कोर किया है अच्छा खासा, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। असल में क्या है, मनसूबाबंदी की वजह से आपको ये सब्जेक्ट जो है आपके स्कोर में तब्दील हो जाएगा। दो बातें हो सकती है, अगर आपने मनसूबाबंदी नहीं किया, या तो आप पास हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे। पास हो गए कम नंबरात से, या तो फिर ये आपको ऐसा नीचे खींचेगा परसेंटेज के ताल्लुक से कि आप लो दर्जे की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी परसेंटेज आपका डाउन हो जाएगा। और मनसूबाबंदी की वजह से ये होगा कि आप मराठी हिंदी को बराबर पढ़ेंगे तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। आप फेल तो नहीं हो सकते, फेल का ताल्लुक ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इलाके के बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं। अब जिन्होंने मराठी हिंदी को लाइट में लिया था, उसको बिल्कुल यूँ समझा था कि हम इसमें अच्छी तरह से मार्क्स ले लेंगे, उसकी स्टडी उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से उन्होंने करना चाहिए था, तो उन बच्चों को स्कोर कम मिला है, जबकि बाकी सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं। इसलिए मैं मनसूबाबंदी की बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब आप 10th में जाते हो तो
जो मेन एग्जाम की तैयारी आपको किस तरह से की जाती है, पहले आप समझ लेंगे ना तो आपको मनसूबाबंदी बनाने में आसानी होगी। सबसे पहली बात, जैसे ही आप 10th में जाते हो, 9th पास होने के बाद आपकी क्लासेस तो 1 अप्रैल से शुरू हो गई, वहीं से आप 10th में आ गए। सबसे पहले स्कूल वालों का काम ये होता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट, अभ्यासक्रम पूर्ण करना। उनका काम होता है कि अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना, बच्चों को पढ़ा देना अच्छी तरह से। उसके बाद अब इस बात का ध्यान रखो कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो होते हैं वो अगस्त में होते हैं आपके। अगस्त, आगे पीछे थोड़ा 1-2-10 दिन आगे पीछे, लेकिन अगस्त में होंगे। उसके बाद या अगस्त में होंगे, इसका मतलब ये कि टीचर को, आपकी 10वीं क्लास के टीचर को किसी भी हाल में फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन जो है तो अगस्त से पहले पहले पढ़ा देना है, यानी वो स्पीड से आपको पढ़ाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर सराव दिसंबर में आपके होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिसंबर में आपके सराव परीक्षा पेपर होंगे 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स का हिंदी का और 40 मार्क्स का मराठी का, या फिर 80 मार्क्स का। तो ये दिसंबर में होंगे, यानी ये कि आपके स्कूल वाले टीचर्स को दिसंबर से पहले पहले आपको पोर्शन खत्म कर देना है, पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट कर देना है। यानी ये कि आप ले लो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने, जून से 6.5 महीने, इसमें उनको पूरी तरह से पोर्शन कंप्लीट करना होता है, पढ़ा देना पड़ता है। आप ये समझ लो कि बाकी क्लासेस से, यानी 9th क्लास से भी बहुत कम टाइम आपके पास होता है। घबराने की बात नहीं है, इसलिए कम टाइम होता है कि आपके पास काम ज़्यादा होते हैं और वक्त कम होता है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आप दूसरे क्लासेस में 9th में आपने देखा, 8th में आपने देखा कि अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होता है। लेकिन 10th में आपका क्या हो जाता है, जो आपको अप्रैल में होने वाले थे वो दिसंबर में आपके सराव शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिकल, ओरल एग्ज़ाम सब शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी नोटबुक चेक अच्छे से की जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स देना होता है, ओरल के मार्क्स देना होता है, उसमें बहुत सारे टीचर नोटबुक को भी काउंट करते हैं, तो इसलिए नोटबुक को भी क्लियर करना होता है। मुराद ये कि काम ज़्यादा और वक्त कम होता है, इसलिए हमको मनसूबाबंदी के एतबार से चलना है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, हम जहाँ पर फेल होने वाले हैं वहाँ पर हम स्कोर करेंगे। ये बहुत बात मुझे फ़िक्र दिलाती है कि बच्चों का कोई मनसूबाबंदी नहीं होती है। वो जो रिवाज होता है कि मैथमेटिक्स हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, उसको ही लेकर वो साथ में चलते हैं, उसको ही प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन हर बच्चे की क्वालिटी अलग होती है, किसी को मैथ्स इजी होता है लेकिन मराठी हिंदी हार्ड होता है। तो उसको चाहिए कि हमारा जितना मैथमेटिक्स पर जोर है उतना ही जोर हमारा मराठी हिंदी पर भी हो, ये उसका काम है। दूसरे बच्चों की सुनी सुनाई बातों पर हम अपने सब्जेक्ट को वेटेज कम देंगे तो उसमें नुकसान हमारा रहेगा। आपको तय करना है कि मुझे कितना वेटेज हिंदी मराठी को देना है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपकी वेल एंड गुड मराठी है तो कोई बात नहीं है, आप उसको उतना वेटेज दीजिए जितना आप लैंग्वेजेस को देते हैं, उर्दू और इंग्लिश को देते हैं। लेकिन अगर आपकी उर्दू और इंग्लिश की तरह हिंदी मराठी नहीं है तो आपको उतना वेटेज देना चाहिए जितना मैथमेटिक्स को आप वेटेज देते हैं। तो अब ये बात समझ लो, आपके पास दिसंबर का वक्त है, वहाँ तक आपको अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। उसके बाद टेंशन होता है प्रैक्टिकल का, ओरल एग्ज़ाम का, नोटबुक कंप्लीट करने का, और फिर वहाँ से हमारे मतलब यूँ समझो कि बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू ही हो जाते हैं, क्योंकि आपके फुल्ली टेस्ट शुरू हो जाता है। 5 सराव परीक्षा ली जाती है आपके गवर्नमेंट की जानिब से, फिर आपको गाइडेंस लेक्चर दिए जाते हैं। तो दिसंबर तक आपका पूरा पोर्शन स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं कहने जैसी, जैसे मैंने आगे नोट किया इस बात को कि आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली करना है। बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। अब उसकी मिसाल मैं हमेशा ऐसे देता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं लेकिन वो कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गए हैं, चाहे कितनी भी वो कोशिश करे, वक्त पर ट्रेन पे बैठ गए हैं, बहुत फिक्र के साथ बैठे हैं, लेकिन वो कभी मुंबई नहीं पहुँच पाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो जिस ट्रेन में बैठना चाहिए उस ट्रेन में नहीं बैठे। तो मैं यहाँ पर रिलेट करता हूँ मनसूबाबंदी को, कि जिस सिमत में उनको मेहनत करना चाहिए उन्होंने वो मेहनत नहीं किया है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो स्कोर की बजाय हमको नुकसान पहुंचा देता है और हमारी मेहनत कभी कभी बेमानी हो जाती है।
तो हमको हार्ड वर्क करना है, सही सिमत में करना है और स्मार्टली करना है। बगैर हार्ड वर्क के और स्मार्टली वर्क करके आपको कोई चारा नहीं है। उसमें कुछ टॉपिक पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि किस अंदाज में आपकी पढ़ाई होना चाहिए। आप इस पॉइंट के ज़रिए समझ लो ताकि आपको मनसूबाबंदी बनाने में आसानी हो। सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ पर मैंने रखा हूँ रीडिंग पढ़ना। जो कुछ स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहा है रोज़ाना, देखो ये बहुत कहने में आसान है लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका इसका असर जो है वो आपको लास्ट में नज़र आएगा, तुरंत असर नज़र नहीं आता है। इसलिए रीडिंग पर आप ध्यान दें। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लो टीचर ने सबक नंबर 1 पढ़ाया है, तो उस सबक की रीडिंग आपको ऐसे आना चाहिए कि आप उस सबक में पढ़ते पढ़ते कहीं भी अटक नहीं रहो, यानी कोई लाइन पर अटक नहीं रहे हो। अगर आप अटक रहे हो और आप निरंतर गतिशील यानी मुसलसल और स्पीड के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको रीडिंग 2 से 4-5 मरतबा उस सबक को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रीडिंग जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मराठी में एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल, यानी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको जो सबक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो वो सबक आपको बिल्कुल मुसलसल बगैर अटके पढ़ते आना चाहिए। रीज़न क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, मेन एग्ज़ाम में जो है तो पैराग्राफ सिस्टम है, पैराग्राफ वाइज तो पैराग्राफ पूछा जाता है। जिस बच्चे की स्पीड जितनी ज़्यादा होंगी और जो कम अटकता होगा उसको उतनी जल्दी उसका जवाब उसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो स्पीडली पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो अटकते अटकते पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ने में टाइम वेस्ट भी होगा आपका और आपको जवाब भी लेट मिलेगा, हो सकता है आपका पेपर छूट जाएगा। और स्पीड से पढ़ने वाले की फहमी सलाहियत ज़्यादा होती है बनिस्बत अटक कर पढ़ने वाले से। अगर आप अटकेंगे नहीं तो आपको सवालात के जवाबात भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और मानी भी अच्छे से याद होंगे, क्योंकि आप अटक नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप अटक रहे हो तो आपको अल्फाज के मानी याद करने में भी दिक्कत आएगी, सबक के समझने में भी दिक्कत आएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड से रीडिंग होती है और जो जितनी खामोश रीडिंग करता है उसको उतनी जल्दी सबक समझ में आता है, जब शर्त है कि उसको अल्फाज मानी याद हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रीडिंग पर फोकस करेंगे। मैं स्टेप वाइज आपको कह रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इस बात को मनसूबाबंदी में आप ध्यान रखें, आपको साल भर पढ़ाई करना है, यानी दिसंबर तक जो भी आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई आपको पढ़ाया जा रहा है, इस स्टेप वाइज आपको पढ़ाना है। नंबर 1 पर रीडिंग करना है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको रोजाना घर पर आके पढ़ना है। और पढ़ना भी ऐसा एक बार नहीं, अगर आप रवानी से पढ़ रहे हैं तो दैट्स नॉट मैटर, आप एक बार पढ़ो कोई बात नहीं। लेकिन आप अटक रहे हैं तो 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5, 10 मरतबा पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। एग्जाम के करीब करीब आपके पास वक्त नहीं होगा इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए, इसलिए आप 10 मरतबा भी पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मरतबा पढ़ेंगे, आपको रवानी से पढ़ता आ गया तो आप रिवीजन में आपको आपका इजी हो जाएगा। नंबर 2 पर आप साल भर जो पढ़ाई करना है उसका दूसरा टॉपिक है शब्दार्थ पाठ करने। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हो, अल्फाज मानी का याद करना। अब अलग से कोई अल्फाज मानी याद करना है, बहुत टेंशन है, ऐसा नहीं। दररोज शाळे शिकवलेले जाणारे पाठातील शब्दार्थ लिहून घेणे। क्या करना है, जब टीचर आपकी क्लास में आता है और वो जब सबक पढ़ाता है तो आपको हाथ में पेंसिल रखना है, ठीक है, और जहां पर वो अल्फाज मानी बताता है वहां पर उसको अंडरलाइन करके उर्दू में उसके सामने उसके मानी लिख लेना है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो टीचर से उसी वक्त पूछना है, अंडरलाइन करके उसके अल्फाज के मानी वहां पर लिख देना है। फिर घर पर आप आएंगे, उसको अपने फेयर बुक में या फिर शब्दार्थ की एक बुक बना लो, उसमें लिखकर आपको क्या करना है, वो जो आपने किताब में लिखा है उसको बुक पर उतार लेना है। दूसरी स्टेप होगी, और उसको फिर याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। रोजाना कम से कम 10 अल्फाज मानी आपको याद करना है, तो 1 महीने में आपको 300 वर्ड्स मीनिंग याद हो जाएंगे। किसी भी जुबान पर उबूर नहीं, कम से कम समझने के लिए कम से कम 700 और 800 वर्ड्स मीनिंग आपको याद अगर हो गए तब उस लैंग्वेज को समझ जाते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, रोजाना आप 10-10 शब्दार्थ याद करेंगे, 30
दिन में आप 300 शब्द याद कर लेंगे। इसमें आपको अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तुरंत, लेकिन एक वक्त आएगा उससे आपको खुद महसूस होगा कि ये सब मुझे वर्ड्स मीनिंग याद करने की वजह से फ़ायदा मिल रहा है, कि सबक ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ रहा है, सवाल मुझे समझ में आ जा रहा है और जवाब भी मुझे ढूंढने में तकलीफ नहीं हो रही है। ये बात आपको फ़ायदा होगा। जिस बच्चे को जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद होंगे उसको रिवीजन करने में उतनी आसानी होगी, सबक जल्दी समझ में आएगा और जो आने वाला सवाल है वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा शब्दार्थ याद करने की वजह से, यानी मराठी वर्ड्स मीनिंग याद करने की वजह से। इसमें यहाँ पर एक बात आप नोट डाउन रखना कि क्या है, हम इंसान हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि वर्ड्स मीनिंग हमने याद किया एक हफ्ते तक, 7 दिन में हमने 70 वर्ड्स मीनिंग याद किया। जब रिवीजन करने के लिए बैठते तो बड़ी मुश्किल से उसमें 20 और 10 हमको याद रहते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं और हम डिसमूड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जहन जो है तो कवि नहीं है, फिर दूसरे बच्चों के अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। भाई हम इंसान हैं, हम भूलने वाले हैं, इसलिए हमको उसका रिवीजन करना है। आप 6 दिन याद करें और 6 दिन के बाद जो 7वां दिन संडे होगा उसको आप रिवाइज करें, फिर उसको फिर 15 दिन हो गए, फिर 16वें दिन उसको आप रिवाइज करो, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज करो, फिर 2 महीने के बाद रिवाइज करो, फिर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद रिवाइज करो, फिर 6 महीने के बाद रिवाइज करो। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वर्ड्स मीनिंग याद होंगे। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, मेहनत इसी तरह से की जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाना ठीक, वरना हम उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं भाई, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके वो याद होंगे। ये वर्ड्स मीनिंग में हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको रिवाइज कर लो, रिवाइज में आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे और जब नेक्स्ट और थर्ड लेवल पर आप याद करेंगे उसको तो आपको तो फिर वो याद ही रहेंगे। आप कोशिश तो कीजिए। वर्ड्स मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सबक को समझने के लिए और किसी भी सवाल को समझने के लिए, किसी भी जवाब को ढूंढने के लिए। हम टीचर्स हैं और टीचर्स जब कोई सबक समझाता है तो कोई जादू नहीं, हमने सबसे ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद किया है तब जाके हम वो सबक समझा पाते हैं। यानी बेसिक क्या है, वर्ड्स मीनिंग है। इसलिए आप अभी साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरी स्टेप क्या है, शब्दार्थ को याद करना। उसी दिन किताब में लिखे शब्द को याद कर लेना या दूसरे दिन याद कर लेना। रीडिंग, शब्दार्थ का पाठ करना, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, प्रवास करने की तीसरी स्टेप, मराठी में स्कोर करने का तीसरा स्टेप है गंभीर यानी सराव करने। सीरियसली जो है आप प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे मौके आते हैं, आपके सराव लिए जाते हैं 5। फर्स्ट सेमेस्टर होता है, कॉमन टेस्ट होता है यानी कॉमन एग्ज़ाम होता है और फिर 15-15, 10-10 नंबर के आपके टेस्ट भी लिए जाते होंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको मौके बहुत रहते हैं लेकिन आप सीरियस नहीं होते हो। टीचर बोलता है कि सबक नंबर 2 और 3 पर कल हम 30 मार्क्स का टेस्ट लेंगे, 10 मार्क्स का टेस्ट लेंगे, तो आप सोचते हैं 10 ही तो मार्क का टेस्ट है, इधर उधर से देकर लिख लेंगे। आप सीरियस नहीं होते। आपको यह सोचना है कि आज सर ने दूसरा और तीसरा सबक बोले ना, मैं उसको इस तरह से पढ़ूंगा कि मैं जब दोबारा पढ़ूंगा तो सिर्फ रिवीजन करूंगा। दोबारा जब मैं उसको पढ़ूंगा तो सिर्फ रिवीजन करूंगा। अब इसको पढ़कर स्टडी करके पूरा कंप्लीट करके मैं इसको टेस्ट में दूंगा, सराव दूंगा। यानी टेस्ट के वक्त आप सीरियस रहे, ना कि आप वक्त फजूल ज़ाय कर ले, ये सोचे कि हम किसी और का देखकर लिख लेंगे। गंभीर या जो सराव, इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक रखा। नंबर 1, आपको क्या करना है, जो डेली मश्क है। हमने सबक पढ़ा, टीचर बोलता है कि वे सवाल लिखेंगे, कोई टीचर लिखा भी देते हैं, कोई टीचर बोलते हैं घर से ढूंढ कर लाइए, कुछ लोग यूट्यूब से देखते हैं। हमारे यूट्यूब में हर सबक के सवालात के जवाब आपको दिए हुए हैं। तो जब ऐसी नौबत आपके सामने आती है, चाहे स्कूल में टीचर समझाए, चाहे यूट्यूब पर से देखकर आप लिखें या फिर खुद से सॉल्व करें, तो उस जो मश्क है उसको पूरा सॉल्व करें सीरियस से समझ कर। बस लिखना है सो लिखना, ऐसा नहीं। उसमें इस बात का ध्यान रखें कि हमारी राइटिंग भी अच्छी हो, लिखते वक्त जो सवालात के जवाबात हम लिख रहे हैं हर सबक के, उसकी राइटिंग भी अच्छी हो और हर सवाल को समझने की हम उसी वक्त कोशिश करें। बाद में हम पढ़ेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें आप सीरियस हो जाए। उसके बाद स्कूल में जो जितने सारे टेस्ट होते हैं उसके मामले में आप सीरियस हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर हो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, सेकेंड यूनिट टेस्ट हो
या फिर कॉमन टेस्ट हो, बाकी 5 सराव हो, या स्कूल में आपके जो भी टेस्ट अरेंज किए जाते हैं उसके बारे में आप उसको ऐसा सीरियस ले लो। उससे क्या होगा, अब टीचर का मकसद भी यही होता है कि पहले एक यूनिट टेस्ट होता है 2 सबक के लिए, फिर बाद में 2 सबक के लिए, फिर सराव होता है 40 मार्क्स के लिए, पूरे सबक पर होता है, कोई हाफ पोर्शन पर होता है। तो बच्चों से तैयारी की जाती है पहले 2 से, फिर 4 सबक हो जाएंगे, फिर 6 सबक हो जाएंगे, फिर पूरे 12 सबक हो जाएंगे। तो जब जब जो जो सबक पर आपको स्टडी करने के लिए कहा जाता है उसको सराव के लिए यानी प्रैक्टिस पेपर के लिए आप घर से रेडी होकर जाए और ये कोशिश करें कि अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अब इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी एग्ज़ाम में, ये सोच कर जाए, यानी सिर्फ मैं एग्ज़ाम में रिवीजन करूँगा, है ना। और जितने सारे सराव देते हैं उसमें स्पेशली एब्सेंट ना रहे, प्रेजेंट रहे, वक्त पर जाए, अपना पेन पेंसिल का ख्याल रखे और ये सोचे कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हमारा 2 घंटे के अंदर पूरा पूरा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना टाइम कम हो रहा है, हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी राइटिंग कैसे आ रही है, हमारे हाथ दुख रहे हैं क्या, हम जो मैटर लिख रहे हैं वो कम लिख रहे हैं कि ज़्यादा लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, आप ये सब प्रैक्टिस पेपर में ही आपको बताए जाएंगे, वहां पर सॉल्व किए जाएंगे। अब स्कूल में जितने सारे सराव होते हैं ना, अब इस बात को लिख लो कि उसको हम सीरियसली लेंगे। सीरियसली कैसे, जितने मैंने टॉपिक बताया आपको क्या क्या सीरियस लेना है आपको और कैसे लेना है, ठीक है। और आखिर में जब दिसंबर से हमारे पेपर सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं, है ना, दिसंबर में हमारे सराव पेपर शुरू हो जाते हैं, उसके बाद से साथ में स्कूल में बहुत सारे स्कूल में इंतज़ाम नहीं होता है कि बोर्ड के पेपर भी सॉल्व किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आपके स्कूल में अगर बोर्ड के पेपर सॉल्व करा, मतलब पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर अगर सॉल्व किए जाते हैं तो बहुत खुशकिस्मत है आप, और अगर नहीं है तो आपको खुद को 5 पेपर कम से कम पिछले साल के 5 बोर्ड के पेपर मराठी हिंदी के सॉल्व करना है। मराठी के 5 और हिंदी के 5, उसमें आप कहीं ना कहीं देख लो 40% आपको उसके पेपर के अंदर का रिवाइज करके पूछा जाता है या उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये तय कर लेना है कि दिसंबर के शुरुआत में या एंड में जब भी हमको हमारा पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, स्कूल में अगर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं हमको बोर्ड के पेपर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हमको खुद से सॉल्व करना है घर पर बैठकर टाइमिंग लगाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पेपर पैटर्न आपको समझ में आएगा, जवाब लिखने की आदत हो जाएंगी, ढूंढने की आदत हो जाएंगी, सवाल किस तरह से आते हैं ये पता चल जाएगा। इसलिए आप कम से कम बोर्ड के पेपर की तैयारी करें 5, जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारा एक ब्लॉग है स्कूल टू यू, आप अगर इस चैनल से अटैच रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ब्लॉग पर भी पेपर अवेलेबल है। मेरे पास ब्लॉग है, तो ब्लॉग में आपको 10 साल के तकरीबन 5-7 साल के आपको बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, हिंदी की वर्कबुक है, शब्दार्थ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। बस शर्त यह है कि आप मेहनत पर खड़े हो जाए, घर की मेहनत पर आपको आना है। स्कूल में टीचर तो मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद अगर आप घर की मेहनत पर जुड़ गए, स्टडी करने पर जुड़ गए, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का आप याद रखो। उसके बाद हम कुछ तालीम पर पैसा खर्च करना सीखे। घर से हमको कुछ पैसा मिलता है ना, तो उसके लिए हम 21 प्रश्न संच आता है, 21 अपेक्षित आता है, मराठी हिंदी का सभी सब्जेक्ट आता है, लेकिन चूंकि हम मराठी हिंदी की गाइडेंस करते हैं इसलिए उसी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो 21 प्रश्न संच है ना, उस पर खर्च करें। जो 42-44 रुपए की किताब आती है वो आप प्रश्न संच ले ले, अपेक्षित 21 याद रखें, सबको मालूम होगा आपको, वो खरीद ले और उसके अंदर से पेपर पैटर्न, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सौमत कैसे पूछाते हैं, भावार्थ किस तरह से लिखा जाता है, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये सब आप देख कर लिखे, आपको समझ में आएगा। जब तक आप किताब खोलेगी नहीं वो तो पेपर आपको कैसे समझ में आएगा। वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही सवाल को बार बार घुमा के पूछा जाता है, तब आपको समझ में आएगा हाँ इसी तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, एक आइडिया आएगा। इसलिए आप किताब ले, थोड़ा बहुत पैसा आप खर्च करें। लास्ट में जो होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन जो है वो मुलम्मा कारी है। जितना साल भर आपने पढ़ा है
उसको साल भर की पढ़ाई को एक दिन और एक रात में रिवीजन करना होता है एग्ज़ाम से पहले। आज हमने पेपर देकर आया 3 बजे, फिर आराम किया 6 बजे तक, और 6 से लेकर कल सुबह 7 बजे तक इतना हमारे पास वक्त रहता है। उसमें सोना खाना नमाज वगैरह रहता है। इतने कम वक्त में हमको पूरी किताब का रिवीजन करना होता है। और रिवीजन बोले तो रिवीजन उस वक्त स्टडी का टाइम नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, रीडिंग, शब्दार्थ का पाठ करना, ग्रामर को समझना, उस वक्त टाइम नहीं होता है। उस वक्त सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है कि कहाँ क्या होता है और किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल हम भूल गए हैं, कौन सा ग्रामर हम भूल गए। इस तरह से रिवीजन हम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में नवनीत प्रश्न संच, ये मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नवनीत का जैसे 2022-2023 के उन्होंने जो प्रैक्टिस पेपर निकाला था, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया था और मैंने इस यूट्यूब चैनल पर उसको सॉल्व भी करके बताया था। तो इस साल जो 2023 की नवनीत की प्रश्न संच आने वाली, सिर्फ क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न होता है बोर्ड की तरह। आप वो एक मरतबा खरीद ले, उसके 2 बच्चे मिलकर खरीद ले, 300 रुपये की बुक आती है, 4 बच्चे मिलकर खरीद ले और उसको डिवाइड कर ले, फिर रोटेशन के हिसाब से ले। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछे उसमें कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे। और बाकायदा इस चैनल पर तो हम मराठी के तमाम वीडियो और उस पर अपलोड करते हैं, लाइव लेक्चर लेते हैं नवनीत प्रश्न संच के हिसाब से। क्वेश्चन पेपर के लिए हम उसको सॉल्व करके यहाँ पर बताते हैं। अगर आपको स्कूल से मदद नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप कमेंट्स करके लिंक हासिल कर सकते हैं। और प्लस इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में नवनीत 2023 का इंशाल्लाह सभी प्रश्न संच यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताए जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, रीडिंग, शब्दार्थ का पाठ करना, सीरियस हो जाना टेस्ट के लिए, और 5 पेपर बोर्ड के सॉल्व करना, क्वेश्चन 21 आपको सॉल्व करके देखना है, रिवीजन करना है, और नवनीत प्रश्न संच जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व करना है। अगर आपका प्लान इस तरह से रहा, मनसूबाबंदी के एतबार से आपने पढ़ाई किया, तो आपकी मंजिल आपके करीब है, वरना मंजिल कहीं और है और आपको स्टडी किस तरह से की जाती है आपको पता ही नहीं। मैंने खुद देखा है अपने क्लास में भी और जहाँ मैं गाइडेंस लेक्चर देने जाता हूँ वहाँ पर भी, कि आज भी बच्चे मराठी के जवाबात याद कर रहे हैं, उर्दू की साइंस की तरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह। हिंदी मराठी के जवाबात याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सवाल है, अगर पैराग्राफ चेंज हुआ ना तो जवाब भी चेंज हो जाएंगे। सही सिमत यही है, आप रीडिंग करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और नोटबुक पर से देखेंगे किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। आपको लैंग्वेज सीखना है, जवाबात याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही दिशा में और सही सिमत में मेहनत नहीं किया तो आप मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे, या पहुँचेंगे तो लेट पहुँचेंगे, यानी आपका स्कोर कम हो जाएगा। लिहाजा जिस तरह से मैंने बताया हूँ, ख़ास तौर से ये वाला चार्ट आप इसको देख ले अच्छी तरह से, या तो स्क्रीनशॉट ले ले कि आपको इस तरह से मेहनत करना है, रोज़ाना की ये मेहनत है। अगर आपने अभी से मेहनत नहीं शुरू किया तो दिसंबर के बाद आपके पास वक्त नहीं रहेगा, बहुत कम वक्त रहेगा और लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप शुरुआत ऐसे करें, स्मार्टली, रोज़ाना रीडिंग, शब्दार्थ का पाठ कर लेना, जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो उसको सीरियसली सॉल्व करना, जो टेस्ट में असबाक पूछे जाएंगे वो असबाक को घर से प्रैक्टिस करके जाना। अच्छा, एक लास्ट में आपको बता देता हूँ, अब टीचर ने कल कहा कि सबक नंबर 2 और 3 पर हम टेस्ट लेंगे, अब घर से कल पढ़ाई करके आना। तो आप घर पर कैसे पढ़ाई करेंगे? उसके सवालात के जवाब याद करेंगे? नहीं, उसका मेथड भी यही है। घर पर जाएंगे, आप 2 सबक की पहले अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, एक बार में अटक रहे तो 2, 3, 4 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दार्थ याद करेंगे, फिर उसके बाद हम सवालात देखेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने गाइड से या अपने टेक्स्ट नोटबुक से टैली करेंगे। फिर जब नोटबुक का मटेरियल खत्म हो जाएगा तो फिर हम आएंगे 21 पर कि इस सबक से रिलेटेड 21 में कौन से पैराग्राफ पूछे गए हैं, सवालात कौन से पूछे गए, जवाबात कैसे लिखे गए हैं, और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर टैली में उसके जवाबात 21 में ही दिए जाते हैं, वहाँ से करेंगे। इस तरह से पढ़ाई करके आएंगे आप, फिर दूसरे दिन टेस्ट देंगे। जवाबात याद करते नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर पैराग्राफ चेंज हो जाएगा तो जवाब भी चेंज हो जाएगा। सेम सवाल रहेगा लेकिन पैराग्राफ चेंज होते से ही जवाब चेंज हो जाएगा। जवाब याद करने में आपका टाइम वेस्ट ना कीजिए, सही मंजिल की तरफ आप मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह
कामयाबी आपकी कदम चूमेंगी। मैं चाहता हूं कि मराठी हिंदी में आपको अच्छा स्कोर मिले। तो इंशाल्लाह हम जब भी आएंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल से नोटिफिकेशन एक दिन पहले मिलेगी, उसके बाद हम लाइव लेक्चर लेंगे। शुरुआत थी आपके साथ, मेरी नेक ख्वाहिशात है, हमारी टीम की नेक ख्वाहिशात है। अब इंशाल्लाह 10वीं में अच्छे नंबरात हासिल करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम। तब तक अल्लाह हाफिज़।